हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का, जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व एक। कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक का के अध्याय 1 है ना बच्चों। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का अगला भाग, क्योंकि इसके आगे के भाग हम पढ़ चुके हैं। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th के आने वाले वीडियो और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत, है ना बच्चों। जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये हम आज पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा ही पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता आदि अधिकारों की बात होने लगी थी और उसका पूरे विश्व के घटनाक्रम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। तो पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था बच्चों कि जो लुई 16 जो फ्रांस के राजा थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति जो उनकी थी वो कमजोर हो गई थी, है ना। उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कर बढ़ा दिया था, है ना। क्या बढ़ा दिया था? कर, टैक्स बढ़ा दिया था। तो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था ना। कर मतलब जो टैक्स लगता है, जो जनता पे सरकार टैक्स लगाती है, वो कर होता है ना। तो फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा, जो एक सभा थी बच्चों, है ना, प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। ठीक है। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, है ना। एक राजनीतिक संस्था थी जिसके माध्यम से ही वहाँ के जो सम्राट है वो कर लगा सकते थे। लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ जो प्रतिनिधि सभा तो थी, है ना, प्रतिनिधि सभा जिसे वहाँ एस्टेट्स जनरल कहा जाता था वो तो थी, है ना। उसके अनुमति से ही कर लगाया जा सकता था, लेकिन उसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी, मतलब बहुत पहले हुई थी। उसके बाद जो सम्राट है निर्णय खुद कर रहा था, क्योंकि संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी ये निर्णय वो खुद करता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1790 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तो 1790 है ना। तो इसकी अंतिम बैठक देखो बच्चों कब हुई थी? 1614 में हुई थी। उसके बाद लुई 16 ने कर बढ़ाने के लिए 1790 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 16 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए, है ना। तो पहले और तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध व शिक्षित वर्ग कर रहे थे। मतलब तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए समृद्ध और शिक्षित वर्ग ही मुख्य रूप से आए थे, है ना। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। वर्जित था मतलब मना था। किसान, औरतें और कारीगर सभा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, है ना। 40,000 पत्र के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाई गई थी, है ना, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, है ना। क्यों? क्या प्रतिज्ञ था वो? कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, है ना। एक मत मतलब एक वोट, क्योंकि वहां तो कर के प्रस्ताव पारित होने थे, है ना। तो प्रत्येक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार था
और इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा को अपनाना चाहते कि प्रत्येक वर्गों को एक वोट देने का अधिकार है। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, है ना। क्या बोला इस बार कि पूरी सभा मतदान करेगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, ना, जिसमें प्रत्येक सदस्य अपना एक मतदान वोट देगा, है ना। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। तो आपको बच्चे नोट करना चाहिए, ये रूसो की पुस्तक है। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। इम्पोर्टेंट चीज है, जीके में भी आती है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि आए थे बच्चों, वो समृद्ध और शिक्षित अधिक थे, है ना, शिक्षित लोग अधिक थे उसमें, और उन्होंने मांग रखी थी कि इस बार पूरी सभा के सभी प्रतिनिधि जो हैं वो सभी मतदान करेंगे, है ना, हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाए, जिसे सम्राट ने मना कर दिया और इसके कारण वो विरोध जताते हुए बाहर चले गए। ठीक है। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये जो प्रतिनिधि थे, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे, ये 20 जून को टेनिस कोर्ट एक स्थान पर जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था कि हम ही नेशनल असेंबली है, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला प्रस्ताव नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। क्या चाहते थे वो? सम्राट की शक्तियों को कम करना चाहते थे। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। किसने नेतृत्व किया था? उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया है। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई की जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 व्यक्ति थे ये उस सभा को मुख्य रूप से संबोधित कर रहे थे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है बच्चों, ये आपको पढ़ना है। देखो 1774 लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। फिर 1790 में क्या हुआ? एस्टेट्स जनरल का आह्वान, मतलब एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी। तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है ना। इस जो नेशनल एस्टेट्स जनरल की जो बैठक हुई थी उसमें तृतीय एस्टेट वाले लोग बाहर आ गए थे, है ना, क्योंकि उनकी मांग का समर्थन नहीं हुआ था और उन्होंने अपने आप को फिर नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। बास्टिल पर हमला, देहात में किसानों पर विद्रोह हुआ। फिर 1751 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। कब बनाया गया था? 1751 में। अब 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जेकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। ठीक है। 1804 में क्या हुआ देखो बच्चों, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है ना, नेपोलियन बन गया था सम्राट। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था बच्चों उसमें नेपोलियन की हार हुई थी। आगे बच्चों ये देखो, एक तो चित्र दे रखा है टेनिस कोर्ट में जो तीसरे एस्टेट के लोग इकट्ठे हुए थे, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। ये वहां का जो चित्रण किया गया है यहाँ पर, है ना। अब इसके आगे बच्चों, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। फसल अच्छी नहीं हुई थी, पाव रोटी जिनका भोजन था उसकी कीमतें भी आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे, ना, जमाखोरी मतलब सामान इकट्ठा करने में लगे थे।
वो लोगों को दे नहीं रहे थे जबकि उनको आवश्यकता थी, और उन्होंने सामान को महंगा भी कर दिया था। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, है ना। ये हम पढ़ चुके थे पहले, ये इसका घटनाक्रम हम आगे भी देखा था हमने। देहाती इलाकों में गांव-गांव तक यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे तो लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए, उन्हें अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया, है ना। जो अन्न भंडार बने थे उनको ग्रामीणों ने आक्रमण करके तोड़ दिया था, लूट लिया था, और लगान मतलब जो एक तरह का कर होता है, उससे संबंधित जो दस्तावेज थे वो भी जलाकर राख कर दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। तो नेशनल असेंबली की बात मान ली गई थी। 4 अगस्त 1790 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। ठीक है, कब कर दिया था? 4 अगस्त 1790 को। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया, है ना। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, है ना। तो इस तरह नेशनल असेंबली का शासन हो गया था यहाँ पे। ठीक है बच्चों।